इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का विषय उन सभी के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना तो देखते हैं, लेकिन अक्सर बीच रास्ते में खुद को थोड़ा भटका हुआ महसूस करते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम स्टीवन कोटलर की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 8वें अध्याय पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है द इम्पॉसिबल लाइफ। बहुत ही जबरदस्त किताब है। बिल्कुल। और हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि पीक परफॉर्मेंस यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बस एक प्रोजेक्ट, एक परीक्षा या किसी एक अकेले लक्ष्य तक सीमित रखने के बजाय उसे पूरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ। इंसान अक्सर क्या करता है? एक लक्ष्य तय करता है। हाँ। उसे हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देता है। और जब वो लक्ष्य मिल जाता है तो जश्न मनाता है, कुछ दिन आराम करता है और फिर अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब आगे क्या? सही बात है। कोटलर इसी भटकाव को, इसी ड्रिफ्ट को खत्म करने की बात करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कोटलर हाई परफॉर्मेंस को महज एक आदत या किसी टू डू लिस्ट के हिस्से के रूप में नहीं देखते। तो फिर वो इसे कैसे देखते हैं? उनका स्पष्ट मानना है कि ये एक पूरी जीवन शैली होनी चाहिए। देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया और फिर ऑफिस से निकलते ही भूल गए। हाँ, भूल गए। ये एक आइडेंटिटी इकोसिस्टम है, यानी इंसान की पहचान का एक पूरा तंत्र। जब भी दुनिया में कोई व्यक्ति असंभव लगने वाले काम को संभव करता है तो समाज अक्सर क्या देखता है? बस वो एक पल, वो जीत या वो मेडल। एकदम सही। हम उस पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं जिसने उस पल को जन्म दिया। यह किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोई इवेंट नहीं है। ये तो इस बात का एक गहरा अक्स है कि एक इंसान असल में क्या है और वो हर दिन अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। गोल बेस्ड जिंदगी से हटकर मिशन संचालित जिंदगी की तरफ जाने वाली बात। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं ना कि लक्ष्य हासिल किया, आराम किया और फिर सोचने लगे कि अब क्या करें। लेकिन कोटलर कहते हैं कि इम्पॉसिबल लाइफ को डिजाइन करना पूरी तरह से मिशन संचालित होता है। इसका मतलब है कि जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला एक ही सवाल की कसौटी पर कसा जाता है, और वो सवाल है, क्या ये फैसला मेरे सर्वश्रेष्ठ संस्करण का समर्थन करता है? बिल्कुल। पर रुको, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। मैं सोच रहा था कि ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंसान ये भी हिसाब लगाए कि आज रात खाने में क्या खाना है, या सप्ताहांत पर दोस्तों के साथ बाहर जाना है या नहीं? ये तो बहुत थका देने वाला लग रहा है ना? हाँ, वही तो। एक आम इंसान हमेशा ऑन कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कोटलर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इंसान को एक भावनाहीन रोबोट बन जाना चाहिए। शुक्र है। उनका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक बड़े और गहरे मिशन से जुड़ जाता है तो वो ऐसे चुनाव खुद ब खुद करने लगता है जो उसे उस मिशन तक ले जाएं। मतलब उसे सोचना नहीं पड़ता? ज्यादा नहीं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी को पता है कि उसे कल सुबह एक बहुत जरूरी और मुश्किल काम के लिए पूरी ऊर्जा चाहिए, तो वो रात को भारी जंक फूड खाने या देर रात तक जागने से खुद ही बचेगा। वो अपने आप ही वो चीज़ें अवॉइड करेगा। हाँ, ये कोई जबरदस्ती का अनुशासन नहीं है। जब मिशन बड़ा होता है तो सही फैसले लेना एक स्वाभाविक बदलाव बन जाता है, बोझ नहीं। ये एक बेहतरीन नजरिया, मतलब जबरदस्ती के अनुशासन की जगह एक स्वाभाविक जीवन शैली। तो ये स्वाभाविक बदलाव आता कैसे है? इसके लिए कोटलर ने एक ढांचा दिया है। हाँ, कोटलर ने इस इम्पॉसिबल लाइफ को 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ बताया। ये 4 पिलर्स हैं: उद्देश्य यानी पर्पस, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, लोग यानी पीपल, और खेल यानी प्ले। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े तो अक्सर देखा जाता है कि आज के आधुनिक समाज में लोग सिर्फ काम और प्रदर्शन पर ही सारा जोर देते हैं। हर वक्त काम करने को ही सफलता की निशानी मान लिया गया है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोटलर चेतावनी देते हैं कि सिर्फ काम करते रहने से इंसान बहुत जल्दी बर्नआउट यानी शारीरिक और मानसिक थकावट का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ, अगर किसी की जिंदगी में केवल खेल और मनोरंजन है तो उसका विकास रुक जाएगा। वो अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। एकदम सटीक बात कही आपने। इन दोनों छोरों के बीच का समन्वय ही सब कुछ है। उद्देश्य इंसान को एक स्पष्ट दिशा देता है, सही लोग यानी एक बेहतरीन समूह उस सफर में साथ देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं।
और प्रदर्शन उसे हर दिन आगे ले जाता है। हाँ, और खेल उस पूरी प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा को ताज़ा बनाए रखता है। इन चारों का सही संतुलन ही किसी को लंबी रेस का घोड़ा बनाता है और सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सतत विकास सुनिश्चित करता है। तो चलिए सबसे पहले स्तंभ यानी उद्देश्य या पर्पस की गहराई में उतरते हैं। कॉटलर ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि उद्देश्य में स्पष्टता होना इंसान के अंदर एक अलग ही तरह की सहन शक्ति पैदा करता है। बिल्कुल। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब किसी काम को करने का कारण बहुत मजबूत होता है तो अनुशासन के लिए रोज सुबह खुद से लड़ना नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि अनुशासन अपने आप आ जाता है। किताब के अनुसार हर व्यक्ति को खुद से ये गहराई से पूछना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो इंसान बहुत जल्दी टूट जाएगा। अगर किसी का उद्देश्य सतही है, जैसे कि सिर्फ पैसे कमाना या दूसरों को इम्प्रेस करना, तो पहली ही बड़ी मुश्किल आने पर वो हार मान लेगा। लेकिन अगर उद्देश्य गहरा है तो मानसिक लचीलापन इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाती। लेकिन गहरा उद्देश्य सिर्फ ख्यालों में तो नहीं रह सकता ना। उसे हकीकत में बदलने के लिए जमीन पर उतारना होता है, जो हमें दूसरे बिंदु की ओर ले जाता है। परफॉर्मेंस शेड्यूलिंग। बिल्कुल, परफॉर्मेंस शेड्यूलिंग या समय का प्रबंधन। एक बेहतरीन जिंदगी महज संयोग से नहीं मिल जाती। किताब कहती है कि एक व्यक्ति का कैलेंडर उसकी प्राथमिकताओं का सबसे सच्चा आईना होता है। इसमें फ्लो टाइम का बहुत जिक्र है, वो समय जब इंसान पूरी तरह से अपने काम में डूबा होता है। और इस फ्लो टाइम को सबसे पवित्र माना गया है। अगर किसी इंसान का कैलेंडर दूसरों के नियंत्रण में है, मतलब दूसरे लोग मीटिंग्स तय कर रहे हैं। हाँ, यानी दूसरे लोग ये तय कर रहे हैं कि वो कब मीटिंग करेगा, कब ईमेल्स का जवाब देगा, तो उसकी जिंदगी सक्रिय या प्रोएक्टिव होने के बजाय रिएक्टिव बन जाती है। वो बस दूसरों की मांगों पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। बिल्कुल। फ्लो टाइम का कंसेप्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज के इस दौर में जहां हर 2 मिनट में फोन पर नोटिफिकेशन बजता है, ऑफिस के अनगिनत काम होते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, हाँ, वहां कोई इंसान ये फ्लो टाइम कैसे निकाल सकता है? मैं मानती हूँ कि ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन कॉटलर इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं। फ्लो टाइम निकालने के लिए इंसान को बहुत सख्त सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। सख्त सीमाएं मतलब? इसका मतलब है दिन के वो 90 मिनट या 2 घंटे तय करना जब फोन पूरी तरह से साइलेंट होगा, इंटरनेट बंद रहेगा और कोई बाहरी दखलंदाजी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ काम। हाँ, और ये समय उस काम के लिए होगा जो उस व्यक्ति के मिशन के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अगर इंसान अपने समय की खुद रक्षा नहीं करेगा तो दुनिया उसका समय चुरा लेगी। ये बहुत गहरी बात है। अपनी जिंदगी को जानबूझकर डिजाइन करना पड़ता है, और इस डिजाइन में एक इंसान अकेला नहीं होता। यहीं पर ट्राइब यानी समूह की शक्ति की बात आती है। हम अक्सर उस अकेले जीनियस की कहानी पर विश्वास कर लेते हैं जिसने बंद कमरे में दुनिया बदल दी। लेकिन सच तो यह है कि असंभव लगने वाली चीजें अकेले हासिल नहीं की जाती। एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में किताब का एनवायरनमेंट सीलिंग या माहौल की छत का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माहौल की छत क्या है? अगर किसी व्यक्ति के आसपास का माहौल ऐसा है जहां लोग औसत दर्जे का सोचते हैं, तो उस इंसान का विकास भी उसी औसत स्तर पर आके रुक जाएगा। इसे ही माहौल की छत कहते हैं। यानी अगर आसपास के लोग बड़े सपने नहीं देखते, जोखिम लेने से डरते हैं, तो इंसान खुद भी बड़े सपने देखना बंद कर देता है। सही कहा। इसीलिए कोटलर एक एलीट सर्कल या उत्कृष्ट समूह का हिस्सा बनने की सलाह देते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो खुद बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसकी सोच का स्तर अपने आप ऊपर उठ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच शुरुआत में अजीब भी लग सकता है। बिल्कुल। जब इंसान एक कमरे में सबसे कम जानने वाला व्यक्ति होता है, तो शुरुआत में ये असहज लग सकता है, लेकिन यही असहजता उसे तेजी से सीखने के लिए प्रेरित करती है। और इस बेहतरीन समूह के साथ साथ प्ले यानी खेल और रिकवरी यानी आराम को भी एक मुख्य स्तंभ माना गया है। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी और बात होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अक्सर हम लोग खेलने या आराम करने को समय की बर्बादी या कमजोरी मान लेते हैं। अगर कोई लगातार काम नहीं कर रहा है तो उसे खुद ही गिल्ट होने लगता है कि वो पीछे छूट रहा है। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। इंसान कोई मशीन नहीं है, और एक मशीन को भी लगातार उसकी पूरी क्षमता पर चलाने से उसका इंजन गर्म होकर खराब हो जाता है। उसे भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। कॉटलर स्पष्ट करते हैं कि खेल रचनात्मकता की ऑक्सीजन है।
प्रकृति के बीच समय बिताना, खेल कूद, कोई वाद्य यंत्र बजाना, ये सब समय की बर्बादी नहीं है। पर एक सवाल और, आज के समय में आराम करने का मतलब अक्सर सोफे पर लेटकर लगातार 3-4 घंटे नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना होता है। क्या ये भी प्ले या रिकवरी में आता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। नहीं, वो पैसिव या निष्क्रिय आराम है। किताब में जिस रिकवरी की बात की गई है वो एक्टिव रिकवरी है। एक्टिव रिकवरी यानी ऐसा आराम जो दिमाग को एक अलग तरह की रचनात्मक उलझन में लगाए, जिससे काम का तनाव पूरी तरह से भूल जाए। एक शांत और तनावमुक्त दिमाग ही सबसे ज्यादा नए विचार पैदा करता है। मतलब आराम करना कमजोरी नहीं है, ये तो अगले दिन के बेहतरीन प्रदर्शन का ईंधन है। बिल्कुल सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, माहौल और आराम की बात कर रहे हैं। इन सबको एक साथ पिरोने वाला धागा क्या है? किताब के अनुसार वो धागा हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी है। पहचान? ये इस पूरे चैप्टर का शायद सबसे गहरा हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान एक अस्थायी अचीवर के रूप में देखता है, यानी कोई ऐसा इंसान जिसने बस एक बार कोई बड़ी परीक्षा पास कर ली या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, हाँ, तो वो निरंतरता नहीं बनाए रख पाएगा। वो उस एक जीत के सहारे पूरी जिंदगी नहीं काट सकता। लेकिन अगर वो अपनी पहचान ये बना ले कि मैं एक पीक परफॉर्मर हूं, तो उसके रोजमर्रा के चुनाव अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगते हैं। मतलब इंसान का व्यवहार उसकी आत्मछवि या खुद को देखने के नजरिए से तय होता है। बिल्कुल। और इसके लिए कॉटलर इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय दीर्घकालिक सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं। असंभव जीवन सामरिक या छोटे छोटे पैंथरों से नहीं चलता, वो स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक होता है। ये सिस्टम वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर एक बहुत ही सीमित संसाधन है। ये बिल्कुल मोबाइल की बैटरी की तरह है। सुबह फुल चार्ज होती है, लेकिन दिन भर दफ्तर में, परिवार में छोटे छोटे फैसले लेते हुए शाम तक खत्म हो जाती है। इसीलिए रात के 9 बजे जंक फूड खाने से खुद को रोकना इतना मुश्किल होता है। इंसान तब तक दिमागी रूप से थक चुका होता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। इच्छा शक्ति पर भरोसा करना एक कमजोर रणनीति है। इसीलिए किताब दैनिक सिस्टम बनाने की सलाह देती है। कैसे सिस्टम्स? एक हेल्थ सिस्टम जो शरीर को ऊर्जा दे, एक स्किल सिस्टम जो लगातार नई चीजें सिखाए, एक क्रिएटिव सिस्टम जो विचारों को बहने दे, और एक रिकवरी सिस्टम जो थकान मिटाए। तो जब ये सिस्टम्स इंसान की जिंदगी में काम करते हैं, तो उसे हर रोज खुद को धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। वह बस अपने सिस्टम का पालन करता है। लेकिन इन बेहतरीन सिस्टम्स के बावजूद हकीकत तो हकीकत है, जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती। उसमें अचानक से तनाव आएगा, लोग आलोचना करेंगे और कभी-कभी बिजनेस या करियर में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे में ये सारा सिस्टम कैसे टिकेगा? यहीं पर भावनात्मक नियंत्रण या इमोशनल मास्टरी की भूमिका सामने आती है। कॉटलर समझाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमेशा भावनात्मक स्थिरता की मांग करता है। जब मुश्किल समय आता है तो इंसान के अंदर तुरंत गुस्सा, हताशा या डर दिखाने का आवेग उठता है, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। हाँ, प्रतिक्रिया या रिएक्शन महज एक आवेग है, एक बिना सोचे समझी हरकत। जबकि एक पॉज लेकर सोच समझकर उत्तर देना या रिस्पॉन्स बुद्धिमानी है। तो जो लोग असंभव को संभव बनाते हैं, वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते। नहीं होते। भावनात्मक अनुशासन ही वो नींव है जिस पर लंबी सफलता टिकती है। ये तो समझ आ गया। लेकिन क्या एक बार सिस्टम सेट हो गया और भावनाओं पर काबू पा लिया, तो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए सेट हो जाती है? किताब में री इन्वेंशन यानी खुद को नए सिरे से गढ़ने की बात भी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सब कुछ सेट करने के बाद हम एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे? हाँ, क्या ऐसा होता है? कोटलर का जवाब है नहीं। एक इम्पॉसिबल लाइफ कभी स्थिर नहीं रहती, ये लगातार विकसित होती है। उनका मानना है कि हर 3 से 5 साल में अपनी पहचान और अपने मानकों को पूरी तरह से अपग्रेड करना अनिवार्य है। रोको, री इन्वेंशन सुनने में तो किसी हॉलीवुड फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। लेकिन एक आम इंसान जिस पर ईएमआई का बोझ है, परिवार की जिम्मेदारी है, वो अचानक से अपनी पहचान कैसे बदल सकता है? क्या इसका मतलब अपना काम धंधा छोड़कर बिल्कुल कुछ नया शुरू करना है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। रीइन्वेंशन का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना या रातों रात सब कुछ बदल देना नहीं है। इसका मतलब है अपने कौशल और अपने सोचने के तरीके को अपग्रेड करना। अच्छा। हो सकता है 3 साल पहले काम करने का जो तरीका सफल था, वो आज की नई तकनीक या बदलते बाजार के हिसाब से पुराना हो गया हो। खुद को नई चुनौतियों में डालना, नए टूल्स सीखना और अपने काम के स्तर को और बेहतर बनाना, यही असल में खुद को नए सिरे से गढ़ना है। और इस विकास को सही दिशा में रखने के लिए किताब में एक बहुत ही जबरदस्त टूल दिया गया है, 10 वर्षीय दृष्टिकोण या 10 ईयर रिफ्लेक्शन। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जहां व्यक्ति खुद से पूछता है कि आज से 10 साल बाद वो खुद को कहाँ देखता है, और फिर ये विश्लेषण करता है कि क्या आज लिए जा रहे फैसले उस भविष्य के संस्करण का समर्थन कर रहे हैं। ये टूल बहुत कारगर है क्योंकि किताब में समय को एक अदृश्य गुण कहा गया है। समय एक ऐसा फैक्टर है जो बिना दिखे हमारे छोटे छोटे कामों को कई गुना बढ़ा देता है। यानी आज की एक छोटी सी अच्छी आदत या कोई बुरी आदत 10 साल लगातार करने पर एक बहुत बड़ा परिणाम बन जाती है। बिल्कुल। इसके साथ ही सफलता के बाद के उस भटकाव से बचने के लिए एंटी रिग्रेशन रणनीति पर भी चर्चा की गई है। अक्सर बड़ी सफलता मिलने के बाद ढीला पड़ जाना इंसान की फितरत है, और इसी फितरत को रोकने के लिए कॉटलर हर तिमाही में खुद को रीसेट करने की सलाह देते हैं। हर 3 महीने में। हाँ, हर 3 महीने में अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना, ये देखना कि क्या नया सीखा जा सकता है, और हमेशा एक ऐसा नया लक्ष्य तय करना जो क्षमता को थोड़ा और खींचे। तो अगर हम इस पूरे ढांचे को, इस ब्लूप्रिंट को एक साथ रख कर देखें, तो ये सिर्फ किसी का करियर बदलने के बारे में नहीं है। तो क्या है? ये किसी इंसान के पूरे अस्तित्व को बदलने के बारे में है। बिल्कुल। इसमें आंतरिक प्रेरणा, तेजी से सीखना, रचनात्मकता का सिस्टम, फ्लो में जाने की महारत, आदतों का ढांचा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सब एक साथ मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह काम करते हैं। यही वो जगह है जहां हम स्टीवन कोटलर के मुख्य संदेश को पूरी तरह से समझ पाते हैं। लक्ष्य हासिल करना बेशक बहुत बड़ी और प्रभावशाली बात है, लेकिन एक इम्पॉसिबल लाइफ डिजाइन करना सचमुच ऐतिहासिक है। हाँ, ये तब होता है जब उत्कृष्टता या एक्सेलेंस कभी कभार होने वाली घटना के बजाय किसी इंसान की जिंदगी का सामान्य नियम बन जाती है। जब फ्लो में जाना अचानक नहीं होता बल्कि कैलेंडर में पहले से तय होता है। जब अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसके लिए रोज खुद से लड़ना पड़े, बल्कि वो इंसान की पहचान बन जाती है। तब और केवल तब असंभव केवल एक मिथक या फिर भ्रम रह जाता है। पीक परफॉर्मेंस कोई ऐसा दुर्लभ उपहार नहीं है जो आसमान से गिरता है या सिर्फ कुछ ही किस्मत वालों को मिलता है। इसे इंजीनियर किया जाता है। हाँ, इसका प्रशिक्षण लिया जाता है और इसे बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया जाता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ है। किताब ये स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि चुनाव अंततः इंसान के हाथ में होता है। सही बात है। या तो जिंदगी भर सिर्फ एक के बाद एक लक्ष्यों के पीछे भागते रहो और बीच बीच में भटकाव का शिकार होते रहो, या फिर एक ऐसा जीवन डिजाइन करो जहां लक्ष्य खुद ब खुद उस जीवन शैली का बाय प्रोडक्ट बन जाए। असंभव उनके लिए नहीं है जो सिर्फ कोशिश करते हैं, ये उनके लिए है जो इसे एक आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन करते हैं। कितनी शानदार बात है। हमने इस चर्चा से ये तो समझ लिया कि पीक परफॉर्मेंस को कैसे जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार जो इस चर्चा को एक नई गहराई देता है, उस पर गौर करना दिलचस्प होगा। वो क्या है? अगर असंभव को इतनी सटीकता से सिस्टम, उद्देश्य और रिकवरी के जरिए डिजाइन किया जा सकता है, तो क्या समाज ने जिससे सामान्य या सुरक्षित जीवन का नाम दिया है, वो असल में हमारे विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या यह सुरक्षित दायरा, जिसे हम आम भाषा में कंफर्ट जोन कहते हैं, हमारी असीमित संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म करने वाला एक अदृश्य पिंजरा है, जिससे बाहर आने की रूपरेखा इंसान को तुरंत बनानी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।